नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफ़िल यानी अफ़सानों के सौरंग में एक बार फिर आपका स्वागत है, इस्तक़बाल है। आज मैं आपको सुना रहा हूँ ज़मीरुद्दीन अहमद की कहानी पश्चिम से चली पूर्वा। या ज़मीरुद्दीन अहमद का अफ़साना पश्चिम से चली पूर्वा। लड़के ने कॉपी पर से नज़रें हटाकर बंद दरवाजे की तरफ देखा, जिसके पीछे उसका बाप कपड़े बदल रहा था। अब्बा, पूर्वा किसे कहते हैं? मगर जवाब बावर्ची खाने में से आया, जहां मां नाश्ते के पराठे तल रही थी। पूर्वाई को यानी वो हवा जो मशरिक़ की तरफ से चलती है? नहीं, माँ ने पराठे तवे पर से भगोने में उतारते हुए कहा, जो मशरिक़ यानी पूरब की तरफ से चलती है। पूरब, पूर्वा, पूर्वा, पूर्वाई, पुरवैया भी कहते हैं। बाप दरवाज़ा खोलकर कमीज़ के बटन बंद करता दालान में आया, जहाँ एक गोल मेज़ के गिर्द, जिस पर प्लास्टिक का एक मैला मेज़पोश बिछा हुआ था, एक 3 टांग की और 3 सालिम कुर्सियाँ पड़ी हुई थी। उनमें से एक पर लड़का बैठा हुआ था। उसके सामने मेज़ पर किताबों का एक बस्ता खुला पड़ा था। वो एक कॉपी पर झुका कुछ लिख रहा था। बाप ने बाएं आस्तीन का बटन बंद करने के बाद पूछा, क्यों? जुमला बनाना है। क्या जुमला बनाया? बाप ने बाएं हाथ से दाएं आस्तीन का बटन बंद करके पूछा। लड़के ने कॉपी आहिस्ता से बाप की तरफ खिसका दी। हवा मशरिक़ की तरफ से चल रही हो तो उसे पूर्वा कहते हैं। बाप ने कॉपी पर झुककर पढ़ा, ये तो मानी हुए। फिर लड़के ने सर खुजाया। माँ एक प्लेट में एक पराठा और थोड़ा सा खागीना ले आई और प्लेट लड़के के सामने रखकर बोली, लिखो। लड़का फिर कॉपी पर झुक गया। पूर्वा में यह तासीर होती है कि उदास से उदास शख्स भी थोड़ी देर के लिए खुश हो जाता है। और लड़के ने कॉपी पर से नज़रें हटाकर माँ की तरफ देखा। माँ ने कदरे तवक्कुफ़ किया, इतना काफ़ी है, और काट दो। लड़के ने और काट दिया। माँ तेजी से बावर्ची खाने में वापस चली गई। लड़के ने कॉपी बंद करके बस्ते में रखी, बस्ता बंद किया और जल्दी जल्दी नाश्ता करने लगा। फिर उसने बावर्ची खाने के दरवाजे के पास सहन में रखी टंकी का नल खोलकर कुल्ली की, अलगनी पर लटके हुए तौलिए से हाथ और मुंह पोंछा, बस्ता गले में डाला। माँ से कहा, शाम को देर से आऊँगा अम्मी, हॉकी का मैच है। और खुदा हाफिज कहता सहन का दरवाज़ा खोलकर बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद बीवी एक और प्लेट में 2 पराठे और रात का बचा हुआ थोड़ा सा सालन ले आई। उसने प्लेट मियाँ के सामने रख दी, जो अब उस कुर्सी पर बैठा हुआ था जिस पर पहले बच्चा बैठा हुआ था। मियाँ ने प्लेट को घूरा। खागीना नहीं है, एक ही अंडा था। बीवी ने बावर्ची खाने की तरफ वापस जाते हुए कहा, शाम को लेती आऊँगी, आज तनख्वाह का दिन है। बावर्ची खाने में पीढ़ी पर बैठकर उसने भगोने में से एक बासी रोटी निकाली और देगची में बचे हुए सालन में डुबो कर आहिस्ता आहिस्ता खाने लगी। मगर 3-4 निवाले खाने के बाद उसने बाकी रोटी वापस भगोने में रख दी। तुम नाश्ता नहीं करोगी? मियाँ ने आखिरी निवाले से प्लेट साफ करते हुए पूछा। कर लिया। बीवी ने केतली चूल्हे पर से उतार कर उसमें से खौलता हुआ पानी चायदानी में उंडेलते हुए कहा, कब? जब आप नहा रहे थे। मियाँ ने चाय की प्याली में चमचा चलने की आवाज़ सुनी। चाय तो मिलेगी या
जवाब में बीवी तश्तरियों पर रखी चाय की 2 प्यालियां ले आई और एक मियाँ की और एक अपने सामने रखकर एक खाली कुर्सी पर बैठ गई। मियाँ ने एक घूंट लिया और कलमे की उंगली से मेज पोश पर पड़ा हुआ दाल का पीला धब्बा मिटाने लगा। बीवी ने भी एक घूंट पिया। धो दूंगी। थोड़ी देर दोनों घूंट घूंट चाय पीते रहे। फिर मियाँ ने कहा, अरे 2 दिन से यही कमीज पहन रहा हूँ, धोबी बदलना पड़ेगा, कभी वक्त पर नहीं आता। 2 कमीजें तो घर पर धुल सकती हैं, क्यों नहीं? प्याली का पेंदा तश्तरी से टकराया, बल्कि सारी धुलाई घर पर हो सकती है। मियाँ ने उसके चेहरे की तरफ देखा। अरे तुम तो नाराज हो गई। बीवी चुप रही। मियाँ ने उसका एक हाथ अपने हाथ में ले लिया और उसे सहलाने लगा। बीवी ने अपना हाथ खींच लिया। मियाँ उठा और जाकर उसकी कुर्सी के पीछे इस तरह खड़ा हो गया कि उसके बदन और उसकी बीवी के पीठ के दरमियान सिर्फ कुर्सी की पुश्त थी। उसने अपनी हथेलियाँ बीवी के जर्द रुखसारों पर रख दी और झुककर होठों से उसके मैले बालों को छुआ। फिर उसने अपने दाएं हाथ की उंगली बीवी के भिंचे हुए होठों पर फेरी और फिर उसके दोनों हाथ बीवी के खुले हुए बालों पर से फिसलते हुए उसके कंधों पर आए और कुछ देर वहाँ ठहरे रहने के बाद नीचे की तरफ सरके। बीवी तेजी से उठ खड़ी हुई। अभी बहुत से काम बाकी हैं। मियाँ के चेहरे पर खिसियानी मुस्कुराहट फैल गई। अब बर्तन धोने हैं, बिस्तर ठीक करना है, नहाना है। मियाँ ने उसे कंधे पर हाथ रखकर बीवी को उठाया और कुर्सी घसीट कर उसके पास बैठ गया। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। बीवी ने अपने नेल पॉलिश से आरी नाखूनों पर नजरें जमा कर कहा, इधर देखो। मगर बीवी ने उसकी तरफ देखे बगैर कहा, यह भी कोई वक्त है? और कल रात सर में दर्द हो रहा था। मियाँ तंजियाँ हंसा, बहाने करना तो कोई तुमसे सीखे। बीवी ने चाय की प्यालियाँ उठाईं और बावर्ची खाने की तरफ चली और उसके मुतहरिक कूल्हे सारी की ओर से मियाँ से चश्मकें करते हुए बावर्ची खाने के सुरमई अंधेरे में गुम हो गए। वो दुकान से उतरी तो उसने देखा कि सड़क के उस पार एक कार आकर रुकी जिसे एक शोफर चला रहा था और जिसकी पिछली सीट पर एक शख्स सीट की पुश्त पर सर टिकाए बैठा हुआ था। वो ठिठकी। शोफर ने बाहर आकर पीछे का दरवाज़ा खोला जो सड़क की तरफ था। वो फुटपाथ पर लगे हुए पेड़ की आड़ में खड़ी हो गई। पिछली सीट पर बैठा हुआ शख्स बाहर आया। लंबा कद, गेहुआ रंग, सूट और टाई, जूते चमकते हुए। शोफर से 2 बातें करने के बाद वो शख्स पास की एक गली में चला गया और शोफर फिर जाकर कार में बैठ गया। उसने महसूस किया कि उसका गला सूख रहा है, पैर भारी हो गए, माथे पर पसीने का लेप हो रहा है। आंखें अपने हलकों से निकलकर उस गली में जाना चाहती हैं जिसमें वो शख्स गया है। उसने 2 बार थूक निकला, माथे पर हाथ फेरा, सर पर हाथ फेरा, साड़ी का पल्लू शाने पर से उठाकर सर पर डाला, पेड़ की आड़ से निकली, सड़क पार करने के लिए बढ़ी मगर रुक गई। चंद लम्हे कार को खाली खाली नज़रों से देखती रही, फिर जल्दी से सड़क पार करके कार के पास पहुंची और शोफर से कोई 2 फुट के फासले पर ऐसी रुकी जैसे फैसला ना कर पा रही हो कि रुकी रहे या आगे बढ़ जाए। शोफर ने उसे सर से पैर तक देखा। शॉपिंग बैग पर उसकी गिरफ्त मजबूत हो गई और वह आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी, मगर 10-12 कदम चलकर वापस आ गई। इस बार शोफर ने सिर्फ उसके चेहरे पर नजर डाली। एक लंबा सांस लेकर वो कार के बिल्कुल करीब पहुंच गई। ये कौन साहब थे? उसने शोफर से ऐसे पूछा जैसे कोई राह चलता।
किसी दूसरे राह चलते से रास्ता दरियाफ्त करता है। शोफर ने फिर उसे सर से पैर तक देखा। हमारे मेहमान आपके, हाँ, हमारे साहब के, पाकिस्तान से आए हैं। वो चंद लम्हे खड़ी रही। उनका नाम मसरूर अहमद है ना? शोफर सिगरेट सुलगा रहा था। उसने फूंक मारकर माचिस बुझाई और बुझी माचिस खिड़की के बाहर फेंकी, जो उसकी चप्पल के पास आकर गिरी। पता नहीं, साहब तो काजी जी कहते हैं, काजी मसरूर अहमद। उसने गोया अपने आप से उसका पूरा नाम काजी मसरूर अहमद है शायद। और वो सामने के शीशों में तंग कपड़ों में मलबूस एक लड़की को कार के सामने से गुजरता देखने में मसरूफ हो गया। पास से एक कार गुजरी। उसने देखा कि कार एक लड़की चला रही है। उसके पास सामने के सीट पर एक और लड़की बैठी है जिसके बाल हवा में उड़ रहे हैं, और पिछली सीट पर एक दुबला पतला मर्द और एक मोटी औरत। उसने चप्पल से माचिस का जला हुआ सिरा मिला, शॉपिंग बैग खोलकर उसमें से झांका। उसने चप्पल से माचिस का जला हुआ सिरा मला, शॉपिंग बैग खोलकर उसमें झांका, मुड़ी और कार के पीछे से होती हुई कार की दूसरी तरफ कपड़ों की एक दुकान के सामने जाकर खड़ी हो गई। कुछ देर बाद वो उसी रास्ते शोफर की तरफ आई और उसने उससे ऐसे पूछा जैसे कोई बच्चा कोई ऐसी फरमाइश कर रहा हो जिसके पूरे होने की उसे बहुत कम उम्मीद हो। उनकी बेगम साहिबा भी साथ है। शोफर ने उसे देखा जैसे सरे राह लोग पागलों को देखते हैं। उसे उसका वापस आकर मजीद सवाल करना अच्छा ना लगा, मगर तरबियत याफ्ता था। नरमी से बोला, बेगम साहिबा नहीं जी, काजी साहबा भी छड़े हैं। उसने जल्दी से शुक्रिया कहा, मुड़कर गली पर नज़र डाली और हल्के मगर तेज़ कदम उठाती बस के अड्डे की तरफ चल दी। बाप फाइलों का पुलिंदा लिए घर में दाखिल हुआ तो लड़का मेज़ पर बैठा होमवर्क कर रहा था। उसने पुलिंदा मेज़ पर रख दिया और एक कुर्सी पर बैठकर चारों तरफ नजरें दौड़ाई। अम्मी कहाँ है तुम्हारी? नहा रही हैं। गुसल खाने से छल छल की आवाज़ आई। इस वक्त? लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। बाप की नज़र मेज़ पोछ के प्लास्टिक पर पड़ी जो चमचम कर रहा था। दालान का फर्श उसे एक दो जगह से गीला नज़र आया, शायद धोया गया है, उसने सोचा। सहन का फर्श भी जगह जगह से गीला था। घर में सिर्फ 3 कमरे थे और तीनों के दरवाजे दालान में खुलते थे। उसने पहले एक दरवाजे पर नज़र डाली, फिर दूसरे और तीसरे पर। तीनों साफ थे और झाड़े पूछे गए थे। उसने अंदाज़ा लगाया कि बग़ैर शैडो का वही एक बल्ब ऐन मेज़ के ऊपर लटका हुआ था और उस पर बदस्तूर गर्द जमी हुई थी। मगर फिर भी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे बल्ब ज़्यादा रोशनी दे रहा हो। छल छल की आवाज़ बंद हुई। थोड़ी देर बाद गुसल खाने का दरवाज़ा खुला और बीवी धानी रंग का खड़ा पाजामा और उसी रंग का कुर्ता पहने और सर से तौलिया लपेटे बाहर आई। बहुत देर हो गई आज, उसने मियाँ के पास रुककर कहा। 6 बजे की बस छूट गई थी। उसके बदन से सुगंध की लपटें उठ रही थी। उसके गालों पर गुलाबी लाली फैली हुई थी और उसकी आंखों में दालान की छत का बल्ब कुमकुमे रोशन कर रहा था। सुबह नहीं नहाई थी? मियाँ ने उसके गालों पर से अपनी नज़रें नोचते हुए पूछा। देर हो गई थी। वो उस दरवाजे की तरफ बढ़ी जिसमें सुबह मियाँ कमीज़ के बटन बंद करता बाहर आया था। मियाँ ने कहा, एक प्याली चाय मिलेगी? ज़रा बाल सुखा लो। फिर ये कहकर वो कमरे में चली गई और मियाँ ने कोट की जेब से सिगरेट का पैकेट और एक माचिस की डिबिया निकाली और सिगरेट सुलगाकर कश लगाने लगा।
लड़के ने होमवर्क ख़त्म किया और किताब, कॉपी और कलम उठाकर बीच वाले कमरे में चला गया। मियाँ ने आखिरी कश लेकर सिगरेट को जूतों से मसला और उठा चाहता था कि बीवी कमरे से बाहर आई। उसके बाल अब तौलिए के कैद से आज़ाद उसके शानों पर बिखरे हुए थे। सीने पर चुने हुए दुपट्टे की लहरें मुंजमद थीं। उसके हाथ में गीला तौलिया था जिसे आंगन में जाकर उसने अलगनी पर फैला दिया। फिर वो बावर्ची खाने की तरफ बढ़ी। अम्मी, बीच के कमरे में से लड़के की आवाज़ आई। वो रुक गई। क्या है मुन्ने, भूख लगी है? अच्छा। इसने खाना नहीं खाया अभी तक? बाप ने पूछा। माँ ने नफी में जवाब दिया। क्यों? स्कूल से आते ही चाय के साथ 2 टोस्ट खा लिए थे। कह रहा था भूख नहीं लगी है। लड़का कमरे से बाहर आ गया। अम्मी, खाना। अरे मुन्ने, ऐसी भी क्या बेसब्री है? पहले तो अब्बा के लिए चाय बना दूँ, फिर दूंगी। लड़का फिर अपने कमरे में चला गया। माँ बावर्ची खाने में चली गई और बाप ने कुर्सी पर से उठते हुए कहा, रहने दो। क्यों? मुझे भी भूख लगी है, खाना खाए लेते हैं। बावर्ची खाने से खटर पटर की आवाज़ें आने लगी। लड़के ने रेडियो ऑन कर दिया और बाप कमरे में जाकर कपड़े बदलने लगा। कपड़े बदलकर गुसल खाने में गया। इतने में माँ ने पहले मेज़ पर प्लेटें लगाईं, फिर पानी भरा जग और 3 ग्लास लाकर रखे और फिर खाना लगाया। आओ, खाना लग गया है, उसने बीच वाली कुर्सी पर बैठते हुए कहा। लड़का रेडियो बंद करके दालान में आया तो उसकी नज़र मेज़ के वस्त में रखी हुई काप पर पड़ी। अखा, आज तो पुलाव पका है। पुलाव? मियाँ ने जो अलगनी पर फैली गीली तौलिया से अपना हाथ मुंह पोंछ कर अब दालान में पहुंच गया था, पहली कुर्सी पर बैठते हुए कदरे हैरत से कहा। बीवी ने उसकी तरफ काप बढ़ाई। आज जल्दी छुट्टी मिल गई थी, सोचा कोई ख़ास चीज़ पका दूं। मियाँ ने पहले पुलाव लिया, फिर उस पर रायता डाला। माँ ने जो पुलाव काप में रह गया था उसका आधे से ज़्यादा हिस्सा लड़के की प्लेट में डाला और बाकी अपनी प्लेट में लेकर रायते का ढोंगा लड़के की तरफ बढ़ा दिया। लड़के ने थोड़ा सा रायता पुलाव पर डाला और फिर डोंगा माँ के सामने रख दिया। अच्छा बना है, मियाँ ने पहला निवाला खाने के बाद कहा। लड़के के निवाले भरे मुंह से आवाज़ आई। माँ मुस्कुराई। जब खाना ख़त्म हो गया और प्लेटें वगैरह हटा दी गईं तो बीवी ने बावर्ची खाने से लाकर पुट्ठे का एक डब्बा मेज़ पर रख दिया। वाह भाई, मियाँ ने डिब्बा खोलते हुए कहा। आज तो बकौल शख्स से ऐश हो गए। तनख्वाह बढ़ी है क्या? और उसने डब्बे में से एक गुलाब जामुन उठा लिया। ना कहीं, बीवी ने भी झेंपते हुए कहा। मुन्ना कई दिन से मिठाई मिठाई कर रहा था, सोचा लेती चलूं। उसने लड़के से कहा, लो। लड़के ने एक लड्डू उठा लिया। बाप ने भी एक लड्डू उठाया। माँ ने हरी बर्फी का एक टुकड़ा लिया। फिर लड़के का हाथ गुलाब जामुन की तरफ बढ़ा, मगर गुलाब जामुन मुंह में डालने से पहले उसने कहा, अम्मी, सिराज साहब कह रहे थे गुरुवाई की एक और तासीर भी होती है। मुझे मालूम है, माँ ने आहिस्ता से कहा। वो क्या? बाप ने पूछा। वो कह रहे थे जब गुरुवाई चलती है तो पुरानी चोटों में दर्द होता है। सचमुच? माँ ने आहिस्ता से कहा। हाँ। और लो। मियाँ ने डिब्बा बीवी की तरफ बढ़ाते हुए कहा। बीवी ने कहा, बस। कोई 30-40 मिनट बाद बावर्ची खाने में गई, मगर फ़ौरन ही वापस आ गई। सुबह धो लूँगी। मियाँ एक खुली फाइल पर झुका हुआ था। उसने सर उठाए बगैर कहा, हाँ। थोड़ी देर बाद माँ लड़के के कमरे में गई। सो रहा है। उसने वापस आकर एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा,
मियाँ ने फिर फाइल पर से सर उठाए बगैर हाँ की। मियाँ थोड़ी देर बाद बीवी अपने कमरे में गई और एक रिसाला पढ़ने लगी। मगर जब मियाँ ने सामने की फाइल बंद करके एक तरफ खिसकाई और वो फर्श पर से एक और फाइल उठाने के लिए झुका, तो उसने कनखियों से देखा कि बीवी की नज़रें रिसाले पर नहीं, आंगन में छाए अंधेरे पर जमी है। लेकिन जब उसने सिगरेट सुलगाने के लिए सर उठाया तो बीवी को फिर रिसाला पढ़ते हुए पाया। बीवी ने रिसाले पर से नज़रें हटाकर उसे देखा, मुस्कुराई और फिर रिसाला पढ़ने लगी। थोड़ी देर बाद वो रिसाला बंद करके उठ खड़ी हुई। मैं तो अब लेटती हूँ, तुम जाओ, मुझे अभी थोड़ा टाइम और लगेगा। वो अपने कमरे में चली गई, जहाँ से कुछ देर तक गुनगुनाने की आवाज़ आती रही। फिर सन्नाटा छा गया और जब आंगन आसमान से बरसते हुए गीले और गाढ़े अंधेरे से अट गया और जब बाहर सड़क पर ट्रैफिक की आवाज़ें कम होते होते कुत्ते की रोने की आवाज़ आई, उस वक्त उसने आखिरी फाइल बंद करके एक के ऊपर एक रखी हुई बाकी फाइलों पर रखी, आंखें मली, सिगरेट सुलगाई, खड़ा हुआ, दालान के बल्ब का स्विच ऑफ किया और आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हुआ। सामने 2 पलंग बिछे हुए थे, जिनके सिरहाने दीवार से लगे हुए थे। पलंगों के बीच में दीवार से लगी एक छोटी सी टीपाई पर एक छोटा सा टेबल लैम्प जल रहा था, जिसका कपड़े का पीला शेड कमज़ोर बल्ब की रोशनी को पलंगों के बालाई हिस्सों से आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। दाएं हाथ के पास वाले पलंग पर बीवी सो रही थी। पलंग के पास दाएं जानिब एक आराम कुर्सी पर उसे वो पाजामा, कुर्ता और दुपट्टा बेतरतीबी से पड़ा नजर आया, जिनमें 2.5-3 घंटे पहले बीवी को देखकर वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को काबू में रख सका था। और एक बॉडी भी। उसे ताज्जुब हुआ, क्योंकि बीवी जब भी कपड़े बदलती थी तो उतारे हुए कपड़े सलीके से तय करके अलमारी में रख दिया करती थी। आगे बढ़कर उसने धुलाई उठाई, जो पैरों से कंधों तक बीवी के बदन को ढांपे हुए थी, और वो देखते का देखता रह गया। शर्मो हया की पाबंदियों से बेगाना एक सोया हुआ जिस्म किसी के इंतज़ार में जग रहा था। उसे महसूस हुआ कि वो इस जिस्म को पहली बार देख रहा है। उसने जल्दी से सिगरेट बुझाई और आहिस्ता से पलंग की पट्टी पर बैठ गया। बीवी कनमनाई और उसका चेहरा जो थोड़ा सा आराम कुर्सी की तरफ मुड़ा हुआ था, सीधा होकर लैंप के शेड से छलकती हुई रोशनी की लपेट में आ गया। और मियाँ के देखते देखते एक हल्की सी मुस्कुराहट बीवी के बंद होठों पर फैल गई। वो एक हाथ बीवी के सर के नीचे रखे हुए तकिए पर और दूसरा उस तकिए पर रखकर जो उसकी बगल से लगा हुआ था उसके चेहरे पर झुका, मगर उसके खुले होंठ बीवी के बंद होंठों के करीब पहुंच गए। उसे गुमान गुजरा कि बीवी की पलकें भीगी हुई हैं। फिर उसके सर के पास तकिए पर एक गीला धब्बा नजर आया और उसका गुमान यकीन में बदल गया। वो सीधा होकर बैठ गया। कुछ देर तक बीवी के चेहरे और उसकी जानिब निगरां सीने को देखता रहा। फिर उसने बहुत आहिस्ता से अंगुष्ठ शहादत बीवी के बंद होठों पर फेरी। बीवी के सांस की रफ्तार बदली, उसके सीने का ज़ेरो बम बदला और मुस्कुराहट उसके होंठों से गायब हो गई। मियाँ ने दम साध कर चंद लम्हे इंतज़ार किया और जब सांस की रफ्तार और सीने का ज़ेरो बम फिर हमवार हो गया तो वो बड़ी एहतियात से उठा। थोड़ी देर खाली खाली नज़रों से बिस्तर पर दराज लेटे हुए बदन को देखता रहा और फिर बीवी के उतरे हुए कपड़े तय करने लगा। दुपट्टा, कुर्ता, पाजामा और बॉडी उसने तय करके आराम कुर्सी पर रखे और जाकर दूसरे पलंग पर बैठ गया।
थोड़ी देर बाद बीवी ने करवट बदली। अब उसका चेहरा मियाँ की तरफ था। किसी रसीले ख्वाब की खबर देती मुस्कुराहट उसके होंठों, उसकी आंखों के गोशों से किरण किरण फूट कर उसके गालों की लाली को हवा दे रही थी। और उसने दूसरा तकिया भींच कर सीने से लगा रखा था। मियाँ ने हाथ बढ़ाकर धुलाई से बीवी की उरियानी को ढांका, टेबल लैंप बुझाया और चुपचाप लेट गया। तो ये थी आज की कहानी पश्चिम से चली पुरवा।